हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे हिंदी क्लास 12 युवक भारती का जो 8वां चैप्टर है सुनो किशोरी, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आशा रानी वेहरा जी हैं, उन्होंने सुनो किशोरी ये जो टाइटल है ये क्यों लिखा है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से उनका पाठ परिचय है वहाँ पे हमने पढ़ा और हमने ये बताने की कोशिश की है इसमें कि उन्होंने जो सुनो किशोरी है ये जो आज की युवतियाँ हैं, यानी जो आज की लड़कियाँ हैं या फिर जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए लिखा है। ये लेटर है एक, यहाँ पे उन्होंने एक लेटर लिखा है आज के युवा पीढ़ी के लिए, और ख़ासकर जो आज की जो लड़कियां हैं युवा पीढ़ी में उनके लिए ये खास लेटर है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो सुनो किशोरी है इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आज की संस्कृति है और जो हमारी पुरानी संस्कृति है भारत की, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। कि जिस तरह से जो लोग पश्चिम की संस्कृति को, यानी जो वेस्टर्न संस्कृति है उसको आजकल बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं, और जो अपनी संस्कृति है उसको आदमी भूलते जा रहे हैं। तो इस पे उन्होंने अपनी जो चिंता है वे व्यक्त की है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो बाहर की संस्कृति है उसको आप लोग नज़रअंदाज मत करो, और जो हमारी संस्कृति है उसके साथ क्या करो, हमारी संस्कृति को समझो और उसको अपनाने की कोशिश करो। यही बात उन्होंने यहाँ पे कही है। तो ये बात आपको समझ गई होगी कि मैं यहाँ पे जो आशा रानी वेहरा जी हैं उन्होंने क्या इस लेसन में, इस लेसन के माध्यम से वो क्या बताना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आशा रानी वेहरा जी हैं उनका थोड़ा सा लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। श्रीमती आशा रानी वेहरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ था। तो अविभाजित भारत का मतलब क्या होता है, जो अभी पाकिस्तान और इंडिया है, उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया एक साथ थे, इसके लिए उसमें यहाँ पे मेंशन किया है अविभाजित भारत। ठीक है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखक में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रकारों में आपके लेख धारावाहिक रूप में छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संदर्भ को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के प्रमुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखक की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं और उनका निधन 2009 में हुआ था। तो यहाँ पे जो लेखिका है आशा रानी वेहरा जी, उनके बारे में जो उन्होंने लेसन लिखा है ये हम पढ़ते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझसे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ही जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर धरती से बहुत ऊंचाई से फैल उन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर जो डैनों का मतलब होता है, ये डैनों का मतलब होता है पंख। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ गए। केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ और अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा ना जाए, इसीलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। यानी यहाँ पर लेखिका ने यही बात कहा है कि आदमी को सक्सेस होना चाहिए, लेकिन जो अपना मूल है, जो अपना धरती है, उसको धरती से जुड़कर उसे मतलब बड़ा बनना चाहिए, ना कि एक ही बार सब चीज़ों को भूलकर वो आगे बढ़ता ही चला जाए। तो ये गलत हो सकता है और आगे जाकर उसको बहुत बड़ा इसका खामियाजा या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर।
कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है और उससे तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। तो यहाँ पर लेखिका की जो मूल बातें हैं, जो मेन बातें हैं, यहाँ पर उन्होंने समझाने की कोशिश की गई है। तो इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो क्या समझाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो क्या कहना चाहती हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सफल भी होना चाहिए, परंतु जो हमारे मूल परिवेश हैं, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सामर्थ्य है, ये हमारा जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे धरती से जुड़ी होनी चाहिए। और हमारी जो पुरानी जर्जर रूढ़ियाँ है, जो परंपराएं हमें पसंद नहीं है, उन्हें हमें तोड़ना चाहिए। लेकिन जो अच्छी परंपराएं हैं उन्हें हमें कभी भी तोड़ना और भूलना नहीं चाहिए। यही बात यहाँ पे लेखिका ने कहा है। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं। तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोजकर लाना और उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तिगत का अटूट हिस्सा है। इसीलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नई मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। तो लेखिका का यही कहना है कि जो पश्चिमी संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति को अपनाने से पहले तुम पहले अपनी संस्कृति के बारे में समझो, उसे जानो और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में पहले सोचो समझो, फिर उस चीज़ को अपनाओ। तो इसके लिए कोई चीज़ बाहर से आ रही है तो उसको हड़बड़ी में नहीं अपनाना चाहिए और उसको अपनाने से पहले उस पर सोच विचार करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लेखिका ने बताई है। तो पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति दूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यही अंतर है दोनों में, रूढ़ी स्थिर है और परंपरा निरंतर गतिशील। यानी यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि जो रूढ़िगत परंपराएं थी और एक्चुअल में जो हमारी संस्कृति थी, उन दोनों में फ़र्क क्या है। जो रूढ़िगत परंपराएं थी यानी जैसे बाल विवाह हो गया, ठीक है, बच्चों से काम करवाना हो गया, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो क्या है, रूढ़िगत परंपरा है, जो मतलब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। परंतु जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जैसे लोगों का सम्मान करना, मेहमानों की पूजा करना, ठीक है, देवताओं में विश्वास रखना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें हम कभी भी खो नहीं सकते और इन्हें हमें कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देसी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकर जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरभरा कर गिरते ही हैं। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं हैं, ज्यों के तो यहाँ नहीं उगाए जा सकते और उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो लेखिका है वो एक बार और कहती है कि जो हमारे मूल्य नहीं है उन्हें अपनाने से क्या फ़ायदा, कभी न कभी उन मूल्यों से हमें पछताना पड़ सकता है। इसीलिए जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी परंपरा है, उन्हीं के हिसाब से हमें चलना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से हमें ढलना चाहिए।
मुझे लगता है कि पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसीलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में ये प्रसंग इसीलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही संदर्भ नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानना चाहती है। इसीलिए यहाँ पे जो लेखिका है, ये अपने जो लेटर में वो बहुत जोर देकर कहती है कि तुम्हें अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में जानना होगा। तुम बिना जाने दूसरी परंपराओं को तुम अपना नहीं सकती, क्योंकि जो दूसरी परंपराएं हैं वह यहाँ के अनुकूल नहीं है। ठीक है, कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा और अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे, एक दूसरे की राह पर रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें तो उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उन्हें दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। तो यहाँ पे ये बताया है कि अगर तुम किसी को बिना जाने पहचाने अगर उसे अपनाते हो तो वह तुम्हारे लिए कठिन होगा और उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। और इसीलिए यहाँ पे लेखिका ने कहा है कि तुम्हारे जो कॉलेज फ्रेंड है या फिर कोई भी है, तुम उन्हें जानो, पहचानो, उन्हें परखो, फिर उनके बारे में ये करो, थोड़ी खोजबीन करो, उनका व्यवहार कैसा है, उनके मतलब विचार कैसे हैं, उनकी परंपराएं क्या है। तो ये सब चीज़ों के बारे में तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। मेरी राय में रचना को तो ये उनसे दोस्तों का जब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का सफल होना निश्चय ही समझना चाहिए, और इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उससे हस्तक्षेप करना भी। पर रचना को इसके लिए दोष देना और उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में उसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। इसीलिए संभलकर बात करनी होगी और सूझबूझ पे बात संभालनी होगी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उनकी नासमझ उम्र का है और यह उनके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। ये उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब बानी
पानी सिर से गुजर चुका होता है। अब अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर वह स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फैसले की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसी ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकाने की, उसके कदम भटकाने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा होता तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा, उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ, इसमें मेन बात क्या कही जाएगी, जो आज की जो नौजवान लड़कियां हैं या नौजवान युवक हैं, वो आजकल बहुत जल्दी फैसला लेने लगते हैं बिना सोचे समझे। तो वो चाहे किसी के साथ रहना हो, किसी से प्यार करना हो, या फिर कोई भी बात हो, तो उसमें वो ज़्यादा सोचते नहीं है। उन्हें लगता है कि जो हमारा जीवन है वो अकेला है और हमें एक साथी की ज़रूरत है। तो उसके पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो तुरंत उसके पास चले जाते हैं और वह उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो इस तरह से जब तक उन्हें ये बात का पता नहीं चलता, जब तक उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होती या फिर कुछ बुरा नहीं होता, तब तक उन्हें इस बात का पछतावा नहीं होता। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे कहा है कि तुम अपनी सहेली को समझाओ और इस तरह से समझाना कि तुम्हारी दोस्ती में कोई दरार ना आए। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वो अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उससे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को भी राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत या सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्याओं से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम हो ही ऐसे समय वह पुरानी तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उससे प्यार से समझाओ। तो यहाँ पर एक जो किशोरी होती है, एक जो नवयुवक लड़की होती है, उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं जब वह युवा हो जाती है, यानी जब वह 20 की हो जाती है, 18-19 की हो जाती है, तो उसके मन में ऐसे अनेक से जो ख्याल आते हैं, उन सब ख्यालों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय में तुम्हें उसे इसीलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर तुम्हारी जरूरी समझे तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेलियों को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक परीक्षा करने और प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। तो यहाँ पर लेखिका ने दोनों बातों को बताया है कि अगर लड़के के मन में कोई गलत मंशा है तो ये आप उस लड़की को बता सकते हो। अगर लड़के के मन में कोई निर्दोष है, अगर कोई उसके मन में कोई छल नहीं है, तो ये बात के लिए तुम दोनों को एक साथ रहने का सलाह दे सकते हो। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपना हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है वह तुम्हारी सूझबूझ की ही भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। यह बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना और दोगी ना। ऐसा ये कहते हुए वो उसकी जो माँ है उसके लिए लेटर लिखती है, क्योंकि
जो माँ का एक मन होता है वो हमेशा चाहती है कि जो मेरे बच्चे रहें वह सुरक्षित रहें, उन पर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत ना आए। तो इसी तरह से जो मुसीबत आती है वह मुसीबत को किस तरह से टाला जा सकता है और उस मुसीबत को किस तरह से कम किया जा सकता है, यही बात उसने यहाँ पर माँ ने यहाँ पे पत्र के द्वारा बताई है। तो यहाँ पे बच्चों, अगर ये आपको सुनो किशोरी ये जो कहानी है अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही जो अपने दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें और कहें कि इसे पढ़े, सुने और इसे समझें कि यहाँ पे जो आशा रानी वेहरा ने ये जो कहानी है ये क्यों लिखी है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी भटक जा रही है, तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए वहाँ इन्होंने ये कहानी लिखी है। तो अभी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।